कृपाशंकर जी? हाँ कृपाशंकर जी, मैं राधेश्याम जी की पत्नी बोल रही हूँ। ये वहाँ पहुँच गए क्या? कहाँ गए हैं? अच्छा, तो आए तो उनसे कहिएगा कि घर पे फोन कर लें। हाँ जी जी ठीक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, हाय राम। ओ राम। हाँ भाई बोलो, क्या समस्या है तुम लोगों की? समस्या कहाँ आ रही है, समस्या तो गंगा नहाने गई हुई है। अरे जबर सिंह जी, वाजपेयी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यही तो ताज्जुब की बात है झमनलाल जी, एक अनुभवी नेता को इतनी छोटी सी बात समझने में इतनी देर लग रही है। उनकी नजर में राधे जी पूंजीपति है, इसलिए कल चलकर अगर ये शहर में अमृत की फैक्ट्री भी लगवा लेना तो भी वो हल्ला मचा देंगे, जहर बना रहे हैं। अरे इतना मैला भरा है उनके प्रति आपके मन में? भाई मेरे ख्याल से तो आप दोनों को एक साथ गंगा नहाना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। तो गंगा नहा आए आप? भाई काफी साफ बच गए आप तो। मुझे तो ऐसा लगा था पाप धुलने के बाद आपका तो सिर्फ ढांचा ही बचेगा। तो ये है सेठ राधेश्याम जी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। जी, इन्हें कौन नहीं जानता। हाँ तो राधेश्याम जी, इन्हें जरा अपनी रूपरेखा समझा दीजिए। वाजपेयी जी, बात किसानों के हित की है, बात राज्य के हित की है। यूएन ने हमारे राज्य में एक कृषि अनुसंधानशाला खोलने की पेशकश की है और उसी के बगल में अमेरिकन कोलैबोरेशन में ही एक ट्रैक्टर फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग है, ताकि किसान बैलों की जगह ट्रैक्टर से खेती कर सकें, खेती आधुनिक तरीके से हो सके, राज्य की उपज बढ़ सके। और फैक्ट्री में सरकार के शेयर होंगे, सरकार बाकायदा फैक्ट्री के मुनाफे की हकदार होगी। तो मसला ये है कि अमेरिका तब तक पैसा नहीं लगाएगा जब तक हमारे पास ज़मीन ना हो, और इन दोनों कामों के लिए करीब 650 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। 650 एकड़? तो ठीक है, परेशानी किस बात की? जमीन एक्वायर कर लेते हैं। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मुआवजे की रकम तय कर लें तो बस मंगल ही मंगल है। ये अब आप आ गए ना लाइन पर। वाजपेयी जी इतनी आसानी से हाँ कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हाँ कर दी है जबर भाई, बस मुआवजा तय कर दीजिए। ये किसानों को ज़मीन 150 रुपये एकड़ के हिसाब से मिली थी। तो आज अगर उनको 500 रुपये एकड़ दे दिया जाए ठीक है। वाजपेयी जी, हमारे ख्याल से इस रिसर्च सेंटर और ट्रैक्टर फैक्ट्री की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। जी है, बिल्कुल बहुत आवश्यक है। तो फिर मेरे ख्याल से ये मुआवजे की रकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चमनलाल जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि देश की प्रगति के लिए, देश के हित के लिए ये ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाई जा रही है। इसे चलाएगा कौन? एक ऑटोनमस बॉडी, और जाहिर है उसके चेयरमैन राधे जी होंगे। राधे जी के तो दोनों हाथ फिर भी घी में होंगे। नहीं, एक बात हम भूल रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हर चीज की कीमतों के साथ साथ जमीन की कीमत बढ़ी। नहीं, अब वर्ल्ड वॉर से पहले की बात ले लीजिए, राधेश्याम जी की कुल हैसियत करीब 1 करोड़, आज 40 लाख करोड़। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि
राधे जी किसानों को सही और ढंग का मुआवजा दें तो अच्छा। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते क्या चाहते हैं आप? लेफ्टिस्ट विचारधारा का नाटक करते हैं, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज उनके लिए कुछ हो रहा है तो आपको खुशी किस बात की है? देखिए, मुझे जो कहना है वो मैं पहले एक बार कह चुका हूं, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। इस प्रोजेक्ट में आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? देखो भाई, इस तरह से ये हल नहीं निकलने वाला। वैसे भी कानूनी तौर पर पहले जमीन एक्वायर की जाएगी भाई, उसके बाद ही मुआवजा तय हो सकता है ना। एक बार ये बात तय हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। अरे भाई, मेरा तो चरखा काटने का वक्त हो गया, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। बैठो भाई, आप बैठो। चमनलाल जी, अगर सही ढंग से इस मसले को हल कर लिया जाए तो। वाजपेयी जी, कानूनी तौर पर काम हो रहा है, होने दीजिए। चलिए सेठ जी। आइए। हेलो, फौरन कुछ बारवानों को मेरे दफ्तर में बुलाओ। ये सुना ना क्या कहा मैंने? आप चिंता क्यों कर रहे राधेश्याम जी? इस साले का बाप भी नहीं रोक सकता कुछ नहीं से। आपने सुना ना सीएम साहब ने क्या कहा? एक बार जमीन एक्वायर हुई है तो जो हम कहेंगे वही दाम है। बस आप एक बार 10 एक दिन में जमीन एक्वायर कर लीजिए। ठीक है, मैं गुंडन को इसलिए तैयार करता हूँ। सीएम साहब ऑर्डर्स दे दें तो हम तो उसी दिन जमीन एक्वायर कर देंगे। हाँ, साथ में हिम्मत को भी भेज दें। रोगिला जवान है, कुंदन को भी मदद मिल जाएगी। ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल्ली लखनऊ सारा छान मरा, मैं कहां ढूंढूं, ने क्या करूं? जीजा जी ने कहा तो था कि आज रात को लौट आएंगे, सफर में होंगे, आने वाले होंगे वो। अरे तो गए ही क्यों थे? फिर तो ये भी समझ में नहीं आता, इस घर में तो सब अपने आपको बहुत बहुत अक्लमंद समझते हैं ना। कितनी बार कहा था मत जाओ मत जाओ, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं हो रही, मगर नहीं। तुम थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ ना, सोचने दो कुछ। रामचरण, पानी पिलाओ यार इनको। अरे मुझे कुछ पानी वानी नहीं चाहिए, जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना मत जाइए, बाहर मत जाइए, मगर आपको अपनी जिद के आगे तो भगवान भी कुछ नहीं है। सामान निकालो गाड़ी से, रामचरण। वो क्या है, चला क्या? अमित स्कूल गया था, वापस नहीं। अमित को गुंडों ने उठा लिया है। कौन गुंडे? उन्होंने फोन किया था इधर तक कि नक्सलियों को छोड़ेंगे नहीं, वो भी अमित को नहीं छोड़ेंगे। अब तो इस आदमी को फोन मत कीजिए। अभी मिला तो कौन आएगा हमारे? मैं कुछ नहीं जानती, इसी आदमी की स्टेटमेंट की वजह से मेरा अमित गुंडों ने उठा लिया है। छोड़ो, बेकार की बात मत करो। सिंह साहब इस केस में हाथ नहीं डालेंगे, पुलिस भी ध्यान नहीं देगी। हम साल भर तक ढूंढते रहेंगे। बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे फोन नहीं करने दूंगी। छोटा प्लीज। मैं उसे फोन नहीं करने दूंगी। तुम्हारी जिद बड़ी है क्या? बच्चे को बचाना जरूरी है, पुलिस को फोन कर दें। क्या करें? हेलो, नमस्ते सिंह जी, बहुत देर लगा दी फोन उठाने में। कौन बोल रहे हैं? आपका बेटा घर पे नहीं है, चिंता हो रही होगी।
मेरा बेटा कहाँ है भाई? यही है, खाना खा रहा है। खाना? क्या चाहते हैं आप? लगता है आपने आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा। आपके वो हम प्याला हम निवाला होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने आपके और आपके साले साहब के साथ जो हादसा हुआ है उसके पीछे ये सारा फसाद खड़ा कर रखा है। फिर उससे मेरे बेटे का क्या लेना देना? आपका उनसे प्रॉब्लम है, आप उनसे डील कीजिए, मेरे बेटे को नहीं लेंगे। क्या करें सेठ, आप तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया। खैर जो हुआ सो हुआ सेठ, लेकिन अब आप हमारी बात जरा गौर से सुनिए। आप होम मिनिस्टर साहब से बात करिए, हमारी सारी शर्तें उन्हें बता दीजिए। आप उधर से हमारे 2 आदमी छोड़ दीजिए, इधर से मामला करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ सुबह तक की मदद की जाएगी। अरे कमाल कर रहे हैं आप, ऐसे सुबह तक कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल बात करिए ना, टाइम लगता है उसके अंदर। वो देखना आपका काम है, कुछ भी करिए आपका बेटा। हेलो हेलो हेलो, कह रहे हैं कि अगर सुबह तक नक्सली को नहीं छोड़ा तो मैं सिंह साहब को फोन कर दूं? हेलो सिंह साहब, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ। क्या बात है सेठ जी, इतनी रात गए फोन मिला है? सिंह साहब, बड़ी परेशानी आ गई है। वो नक्सली लोग मेरे बेटे को उठा के ले गए। क्या? कब? ये शोभना बता रही है कि वो स्कूल गया था, उसके बाद लौटा नहीं, सीधा उनका फोन आया कि उससे कह दो अगर सुबह तक मेरा बेटा नहीं आता फिर देखना। बात कर लो। हाँ सिंह साहब, वो स्कूल गया था, उसके बाद वो लौटा नहीं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर नक्सलियों को नहीं छोड़ा गया तो मेरे बेटे के साथ क्या करें? देखिए, मैं डीआईजी को ऑर्डर करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो जाएगा? तो मैं थोड़ी देर फोन करूँ? अरे कोई जरूरत नहीं सेठ जी, आप वैसे ही टेंशन में हैं, आप कल सवेरे तक मामला ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर उनका दोबारा फोन आता है तो उनको सुबह से आगे तक टाल दीजिए, ठीक है? जनाब, आपका फोन है। हेलो। हाँ मिश्रा जी। हाँ जी सर। हाँ, ये सेठ राधेश्याम जी का लड़का नक्सलियों ने उठाया। कब सर? क्या जी, स्कूल से उठवा लिया उसको। और वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो 2 नक्सली को हमने पकड़ा है ना, उन्हें छोड़ दें। लेकिन सर वो दोनों तो बहुत मुश्किल से पकड़ में आए थे। मैं भी उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रात भर में पता लगाओ बच्चा कहाँ है। रात भर में? हाँ, रात भर में। मैं चाहता हूँ प्रेस तक ये मामला पहुँचने के पहले हल हो चुका, ठीक है? ऑलराइट सर। यहाँ रखो यार। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। लोचन को फोन दो। है नहीं? अच्छा एक काम करो, उसका पता करो, जहाँ कहीं भी है उसको बोलो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। But you were so different as a child. उदित भैया का पढ़ना लिखना, अनुज का गाना, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल अंकल के दूसरे रूप हो। But you turned out to be so different. घर वालों से बिल्कुल अलग। माँ बहुत याद करती थी उन दिनों आपको। She is such a fine lady. अच्छा, कभी इच्छा नहीं हुई उन दिनों हम लोगों से मिलने की? लोचन भैया। हाँ शिव, आ जाओ आ जाओ। वो डीआईजी साहब ने आपको अभी भी बुलाया है। लेकिन इस वक्त? हाँ, मुझे लगता है कोई बहुत ज़रूरी काम है।
ठीक है, चलो मैं आता हूँ। ड्यूटी। खोल दो। बट सर, मैंने कहा ना खोल दो। जाओ तुम। पीते हो? थैंक यू। तरुण चौधरी, MA in मैथमेटिक्स, BSc टॉपर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, टेररिस्ट। बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सी बात है। क्यों? आजकल के नौजवानों में बहुत गुस्सा है, खासतौर से सरकार को लेकर के उनके दिलों में काफी नाराजगी है। ऐसे में आप जैसे नौजवान को पुलिस की वर्दी में देख करके अजीब लग रहा है। सेठ राधेश्याम जी का बेटा कहाँ है? सेठ राधेश्याम जी, या पुलिस वाले बाकी के लोगों से तमीज से क्यों नहीं पेश आते? वो चोर सेठ राधेश्याम जी, मैं टेररिस्ट। भाषण यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन है ये, तेरी किसान सभा नहीं है। और तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूं। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद तू नहीं, तेरा कोई साथी ये बता देगा कि सेठ राधेश्याम जी का बेटा। विद्यार्थी, सीधे सीधे चुपचाप बता दे सेठ राधेश्याम जी का बेटा कहाँ है। बड़े बड़े सूरमा गीले हो चुके हैं पुलिस की वाकया। देखिए, जो भी मारपीट आपको करनी है ना, वो जल्दी शुरू करिए। बार बार एक ही बात मुझे दोहराना अच्छा नहीं लगता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैंने जो कुछ कह दिया वो हो गया, बाकी खत्म। मुझे खुद पसंद नहीं है तरीका हाथ पांव चलाने का। बात जो ये लोग है ना, ये लोग, मुझे लगता है कि पुलिस की नौकरी मिली है तो सिर्फ डंडा चलाने के लिए। हमारे साथ जो लड़का है उस पर हाथ चला रहे हैं अभी, मैंने खुद देखा है। काफी कम उम्र का लड़का है। नहीं, वैसे देख सोच समझ कर डंडा चला। डंडा है, कहीं ऊपर नीचे लग गया, शरीर है, काम का मन खराब हो। देखिए, वो मैं चला, चौक, चूड़ी वाली गली, मकान में दिखती। हमें पता था। क्या? ये जो लड़का बाहर पिट रहा है वो तुम्हारा अपना छोटा भाई है। कृपाल सिंह, कृपाल सिंह, बंद करो, बहुत हो गया। देखो, तुम लोगों की कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस हौसले की जरूरत इस क्रांति को है